हम लोग दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानने के लिए हम लोग दो चीज़ की इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। वो एक चीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अभी हम देखेंगे दो चीज़ों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। यही हम आज का चर्चा का विषय है और इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों शुरुआत में आपको एक चीज़ बोला गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड decides what does electric field actually decide and what does actually electric potential decide. Electric field decide if you suddenly lose a charge, एक चार्ज को आपने छोड़ दिया, पहले पकड़ के रखा था बाद में छोड़ दिया, छोड़ते समय कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एनवायरनमेंट में उस चार्ज का मूवमेंट किस तरफ होगा वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर कोई भी बाहर से एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना है तो कितना मेहनत आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो थियोरेटिकली यही है दोनों का डेफिनेशन। अभी हम दोनों पे देखेंगे कि दोनों का क्या दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या। तो बच्चों एक चीज ध्यान पे रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पैरेलल के अलावा कुछ भी और ड्रॉ कर दो, इट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी के लिए हम पहले पॉइंट चार्ज लेंगे, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूरी पे अगर एक पॉइंट के पी अगर वी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको पता है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा इसका फॉर्मूला। अगर वी पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट पी निकालना है तो हम बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला होगा बच्चों के क्यू बाई आर। ये होगा के क्यू ईपी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड वीपी होगा के क्यू बाई आर। तो बच्चों एक चीज मुझे बताइए कि इन दोनों में से कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट हो सकता है क्या। हम सिंपली देखेंगे कि एक रिलेशनशिप जो सब के लिए वैलिड हो। तो बच्चों हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। Equation 1 divided by equation 2 we get, dividing equation 1 with respect to equation 2 we get EP by VP equals to KQ by R square divided by KQ by R is equals to 1 by R और VP equals to क्या होता है बच्चों, VP और EP equals to हम लिख सकते हैं बच्चों VP by R, EP equals to VP by R। क्या ये मेरा जो मैंने जो फॉर्मूला ड्रॉ किया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और R को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टोरिकली जब हम लिखेंगे तो R को बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों एक चीज हमें बताइए कि Vp का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, Vp का फॉर्मूला क्या हुआ। Vp का फॉर्मूला हुआ है बच्चों E का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय R। सिंपली E इंटू R करने से हमें V मिल जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाला फॉर्मूला हर केस में वैलिड होगा, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हमको पता चलता है कि V इक्वल्स टू E डॉट E इंटू R, E मल्टीप्लाइड बाय R, क्या ये सब केसेस में वैलिड होगा। द आंसर इज नहीं। ये पॉइंट चार्ज के केसेस में वैलिड हो रहा है पर ये सब केसेस में वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर भी एक, आर को अगर वेक्टोरिकली लिखेंगे तो आर होगा क्या, पोजीशन वेक्टर। और बच्चों वी क्या है, वी है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहते हैं
अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम इस्तेमाल करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर हम लोग इस टोटल चीज को स्केलर क्वांटिटी से एक्चुअल डायग्राम में अगर वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें तो वेक्टोरिकली क्या होगा बच्चों? वेक्टोरियली हो जाएगा बच्चों V इक्वल्स टू E डॉट R। E डॉट R। अब बच्चों इसको R इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम डेल्टा R से ज्यादा डिफाइन करते हैं। R को क्या, पोजीशन वेक्टर को हम डेल्टा R से डिफाइन करते हैं। पोजीशन वेक्टर का हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1, इस पॉइंट का P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2। तो ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? R2 माइनस R1। इस R जो वेक्टर का डिस्टेंस Q चार्ट से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R वेक्टर बोल सकते हैं। और R वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड वेक्टर का वैल्यू कितना होगा कि R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल्टा। तो बच्चों एक्चुअल में मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E डॉट डेल्टा। E डॉट डेल्टा वेक्टोरियली E डॉट डेल्टा। बच्चों हम लोग इस केस में डिसाइड करेंगे कि केस 1 व्हिच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 1 इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसमें क्या होता है? मान लो कि एक पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों एक बात बताओ कि इस केस में E और V का रिलेशनशिप क्या होगा? तो बच्चों मान लो कि इस पॉइंट का ये आपको पता है, अगर पैरेलल लाइंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको नाम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों एक इसको कॉपी कर लेना, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इसका एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जिसका पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे एक चार्ज को Q को लेके जा रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे एक चार्ज को लेके जा रहे हैं हम। तो इस केस में बच्चों हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। तो बच्चों मान लो कि पॉइंट 1 का पोटेंशियल है V1 एंड पॉइंट 2 का पोटेंशियल है V2। पॉइंट 1 का पोटेंशियल है V1 एंड पॉइंट 2 का पोटेंशियल है बच्चों V2। तो बच्चों एक चीज बताओ कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है ना V2 माइनस V1 पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 to 1 डिवाइडेड बाय Q। तो पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम 2 to 1 डिवाइडेड बाय Q। यस और नो? पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, क्योंकि अगर हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना है, लोअर पोटेंशियल से फाइनल माइनस इनिशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना है तो बच्चों एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। तो लोअर पोटेंशियल मतलब V2, इनिशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? चेंजिंग पोटेंशियल कितना हुआ? V2 माइनस V1 इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 to 1 डिवाइडेड बाय Q। तो बच्चों एक चीज बताओ कि एक Q चार्ज को इधर लाने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा बच्चों? मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये है डेल्टा R। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर है R1, पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर है R2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा वेक्टोरिकल लिखेंगे तो डेल्टा R हो जाएगा। मेरे पोजीशन वेक्टर के अलग सा टॉपिक बनाया था पोजीशन वेक्टर, वो टॉपिक को देख के इधर आना। उस टॉपिक को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डेल्टा R क्या होता है। तो बच्चों एक चीज बताओ कि V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1 डिवाइडेड बाय Q। तो बच्चों
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 to 1 मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना होता है बच्चों, Q चार्ज को अगर E एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है और चार्ज को इधर से इधर ले, क्या इस चार्ज को छोड़ देंगे तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव नहीं करेगा, उसके ऊपर एक QE फोर्स लगेगा, QE फोर्स लगेगा। तो बच्चों अगर एक्सटर्नल एजेंट को 1 से लेके 2 तक चार्ज को ले जाना है तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो चार्ज इस तरफ मूव करेगा। तो बच्चों मिनिमम फोर्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, QE, किस डायरेक्शन पे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, तो हो जाएगा माइनस QE डॉट प्रोडक्ट है बच्चों F डॉट D, तो D कितना है बच्चों, डेल्टा, अच्छा F माइनस Q इंटू E डॉट डेल्टा। तो बच्चों V2 माइनस V1 कितना होगा बच्चों, माइनस QE इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय Q, तो Q काट के हो जाएगा बच्चों ये V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R, तो इधर से फॉर्मूला आ गया ना कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा, तो हमारा फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस इंटू E इंटू डेल्टा R, डेल्टा R इज द पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, पर क्या ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है बच्चों, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो इतना आसान तो है नहीं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट से हम निकल सकते हैं। पर क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि हम क्या यही सेटअप, यही रिलेशनशिप अब हम ला सकते हैं, यही हमें देखना है बच्चों। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों केस 2 में हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिगर ड्रॉ किया, तो हम देख सकते हैं कि कोई जैसे अनलाइक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, so we can surely say that in this case electric field is non uniform। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में क्या E डॉट dr वाला फॉर्मूला सही रहेगा बच्चों। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, इस जगह पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इधर एक ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक केसेस में देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक केसेस में डेल्टा भी आता है माइनस E डॉट डेल्टा R, माइनस E डॉट डेल्टा R। तो बच्चों हमें इस केस में भी अगर यूनिफॉर्म ये वाला फॉर्मूला को डिराइव करना है, तो पहले बात तो ये है कि हमें E को कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों एक नॉन कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म रीजन से यूनिफॉर्म रीजन कैसे लाए, न्यूटन साहब ने एक चीज बोला था, अगर कोई भी विश्व ब्रह्मांड में कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं होता तो हमें यूनिफॉर्म बनाना पड़ता है। तो हम कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन, ओनली वे इज डिफरेंशिएशन। तो बच्चों हम लोग लेंगे छोटा सा चीज हम लोग लेंगे बच्चों, एक छोटा सा चीज लेंगे, वो है ये, मान लो कि हमारे पास पिछले केस में अगर हमने डेल आर इतना बड़ा पॉइंट को डेल आर माना है, तो हम क्या करेंगे, डेल आर को छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटेंगे, इतना इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटेंगे कि सो दैट number of sticks, number of lengths we draw, number of vertical lines we draw is infinite, so that the consecutive distances between the two consecutive lines are very very small. So in that case, within this smaller region electric field cannot vary so much. तो in that very region इन दोनों छोटे छोटे जो स्टिक हमने ड्रॉ किया, उन दोनों स्टिक में से जो बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना छोटा है कि उसको
उसको हम यूनिफॉर्म उस जगह पे फील्ड चेंज नहीं हो सकता, इतना छोटा, एक माइक्रोमीटर, एक मिलीमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 ऑर्डर पे अगर ले जाए तो देखा जाएगा कि उस छोटे से रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, है ही नहीं। तो उस केस में हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों हमें आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने सीखा था कि अगर डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर बहुत छोटा है तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डी आर, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों इस जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, हमने अभी बोला था E इज कांस्टेंट इन दैट केस पर्टिकुलरली, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत हमने छोटा लिया है। और अगर हमने डिफरेंशियल इस्तेमाल किया तो V में भी डेल्टा की जगह लिखेंगे dV, V में भी डेल्टा की जगह लिखेंगे dV। So that is how the actual formula comes out. This is true for everywhere, true for any kind of cases, true for any kind of cases. Delta V equals to E minus E into delta dr, sorry dV equals to minus E into E dot dr। ये वाला फॉर्मूला हर क्षेत्र में हम वैलिड कर सकते हैं, हर क्षेत्र में। तो बच्चों अगर हमें इससे पूरा दोनों पॉइंट का V1 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का बीच का अगर पोटेंशियल जैसे डेल्टा भी निकाला था कि डेल्टा भी इक्वल टू क्या था, V2 माइनस V1 था। तो ऐसे अगर V2 माइनस V1 निकालना है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो dV को फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम इधर भी फ्रॉम V1 पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर था R1 और इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर था R2, तो माइनस E इनटू dr, माइनस E डॉट dr। तो बच्चों ये करने के बाद हमको मिल जाएगा डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2, इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 माइनस E डॉट dr। तो ये चीज से हमें किसी भी पॉइंट का, किसी भी दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। बच्चों ये है सबसे खास तरीका, सबसे आपका efficient way of finding out electric field, finding out difference in electric potential and between any two points where electric field is given, where electric field is given। तो बच्चों हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिवेलिंग, डोमिनेंट इन नेचर, so we will go for this formula, this is the only formula we have got, this formula is valid only case in case of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट यूज दैट फॉर्मूला, वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला। एंड दिस फॉर्मूला से हम कुछ भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द केस ऑफ इंटीग्रेशन, इन केस ऑफ नॉट इन केस ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कर्व्स और कंटीन्यूअस बॉडीज। और अगर कंटीन्यूअस बॉडी नहीं है तो प्योरली सम अप कर दो, प्योरली सम अप कर दो। तो बच्चों नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड 2-3 धांसू सवाल जैसे जेई में आता है उस केसेस में। हाँ, आप लोगों ने फिजिक्स वाला से भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, और फिजिक्स वाला चीज से अगर पढ़ चुके हो तो एक चीज मैं आपको पता देना चाहता हूँ, फिजिक्स वाला सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कोई परवाह नहीं, सिली मिस्टेक होने के बावजूद भी सर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो आगे आइए हम देखते हैं कि जो भी फिजिक्स वाला का टॉपिक फॉलो किए हैं, तो फिजिक्स वाला से छोटी सी गलती हो गया था, अभी उसको उसी का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट कैसे करेंगे हम देखेंगे कि सर ने थोड़ा सा गलती किया था, किधर गलती किया था वो मेंशन नहीं करेंगे, बट हमने सही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे हम लगातार करते आए हैं, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर तक जा रहा है, ए से बी तक पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइंस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इन नेचर। तो बच्चों ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइन मिल रहा है, पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उस परपेंडिकुलर लाइंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइन मिलता है, और बी पॉइंट बी पे भी इक्विपोटेंशियल लाइन मिलता है। तो बच्चों हम देखेंगे कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है कि VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा। तो बच्चों डेल्टा कितना है, डेल्टा है D2 मीटर
और डेल्टा और ई में बीच का डिस्टेंस एंगल कितना है बच्चों, ई वेक्टर ऐसा है, ई वेक्टर और डेल्टा ए टू बी जो भी ए बी का डिस्टेंस है, डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर भी बच्चों इस डायरेक्शन पे ए से बी तक। तो बच्चों ये बोल सकते हैं कि बिटवीन ई एंड डेल्टा के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों ई इंटू डेल्टा और ई माइनस ई इंटू डी। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि बी बी माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी, 10 इंटू 2। तो हम बोल सकते हैं वी बी इक्वल्स टू माइनस 0, वी बी इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तो बच्चों कैसे निकाला, क्योंकि इधर देखिए कि इलेक्ट्रिक एक चीज हम तो ये भी बोल सकते हैं कि ये तो मैथमेटिकली हो गया, हम कैलकुलेशन से हम लोग आंसर निकाल के लाए, पर फिर भी हम बोल सकते हैं देखो कि जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता है उस जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब जिस जगह पे जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस डायरेक्शन पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बच्चों इधर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A to point B, that is why we can say that the electric potential at B must be less than 20 volt। तो less than 20 volt मतलब क्या होगा बच्चों, either 0 और 10, 0 और 10 में से एक होगा। तो दो ऑप्शन तो हम पहले ही ओमिट कर सकते हैं। तो बच्चों 0 होगा कि 10 होगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 20 0। तो एक बार में हम निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमको पहली दफा में दिखाने के लिए था। E डॉट डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, फिर से निकाल देते हैं। E डॉट डेल्टा मतलब E इंटू डेल्टा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा। तो बच्चों E का वैल्यू कितना 10 और डेल्टा का वैल्यू कितना 2 एंड कॉस एंगल मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 मतलब 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं माइनस E इंटू डी, माइनस E इंटू डी मतलब माइनस 10 इंटू 2। तो बच्चों VV का वैल्यू कितना 0 वोल्ट, VV का वैल्यू है 0 वोल्ट। इसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसके रिलेटेड और एक अच्छा सा सवाल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस केस में हम लोग देखेंगे बच्चों एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल कि आई थिंक कोई भी आप खुद से जब सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन का सवाल एक बार में नहीं कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में बताना, अभी इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे ये से बताओ, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दीज आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक्चुअली में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इतना है 1 मीटर, इतना भी 1 मीटर है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया VB माइनस VA कितना एंड VC माइनस VA कितना, VC माइनस VA कितना एंड VB माइनस VA कितना। जल्द से जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्द से इसका आंसर बताओ, इन दोनों का आंसर बताओ, निकाल के बताओ मुझे। और दोनों अगर सही हुआ तो उस स्टूडेंट को मेरी तरफ से एक सैल्यूट मिलेगा, उस स्टूडेंट को मेरी तरफ से एक सैल्यूट मिलेगा, क्योंकि ये वाला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको हो सकता है कि दोनों का आंसर सही ना आए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए थोड़ी देर 1 2 3 4 5 अभी इसको पॉज करो, इसको थोड़ा सा खुद पॉज करो, पॉज करके इसका आंसर बताओ और फिर से मेरे पास आ जाओ। अगर नहीं हो रहा तो 5 मिनट के बाद मेरे पास आ जाओ। तो बच्चों ये वाला VB एंड VA आपको मैंने पहले ही बोला था कि VB माइनस VA हो जाएगा बच्चों कितना होगा माइनस E डॉट डेल्टा R। अब बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि जो A और B के बीच में डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल है कि नहीं। यस वो दोनों पैरेलल है। AB का लाइन AB एंड E वेक्टर का बीच का जो लाइन एंगल है वो 0 डिग्री है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि E इक्वल्स हो जाएगा E इंटू D। तो VB माइनस VA हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी। तो बच्चों हम बोल सकते हैं माइनस 20 इंटू 1, माइनस 20 इंटू 1 तो माइनस 20 वोल्ट, माइनस 20 वोल्ट। तो बोल सकते हैं बच्चों कि VB माइनस VA इक्वल्स टू डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना माइनस 20 वोल्ट, क्योंकि A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और B पॉइंट का पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये कम है ये ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट कम्स आउट एट नेगेटिव। बट व्हाट अबाउट VC माइनस VA? VC माइनस VA करते समय आप लोग गलती करोगे ही करोगे, मुझे पता है। आप लोग क्या करोगे, पहले ये वाला डिस्टेंस पकड़ोगे और फिर से एंगल चूज करोगे,
फिर उसका कॉस्ट कंपोनेंट लोगे, तो कुछ भी करो आंसर सेम होना चाहिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड के अंदर करेंगे। देखो बच्चों, ये बी और सी दोनों ही सेम इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर है। एक चीज देखो, बी और सी दोनों ही सेम परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ बी एंड पोटेंशियल ऑफ सी दोनों सेम। तो हम लिख सकते हैं BC माइनस BA इज बराबर इक्वल्स टू DB माइनस BA इक्वल्स टू -20 वोल्ट। सेम आंसर आएगा, इसका भी जो आंसर आएगा उसका भी सेम आंसर आएगा। दैट इज द ब्यूटी। आपको इस केस में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये वाला डिस्टेंस ले लो और इस दोनों के बीच का एंगल निकालो, cos थीटा करो, उसमें टाइम जाएगा। आपको टाइम बचाना है, जेई में टाइम बचाना है। दैट इज व्हाई ये सब कॉन्सेप्ट इजीली कर सकते हैं। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट से हमको इस एक चीज 5 मिनट का सवाल 1 मिनट में कर सकते हैं। वो क्या है कि पहले देखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है कि नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो है नहीं, है ये नहीं। देखो यस, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, एक पैरेलल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि पॉइंट सरफेस के लिए कोई स्फेरिकल सरफेस होता है, पॉइंट चार्ज के लिए कोई एक स्फीयर को इमेजिन करो, वो हो जाता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट इज व्हाई इन द सेम केस एक पैरेलल यूनिफॉर्म लाइन फील्ड लाइंस के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। तो बच्चों, इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या है, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करो, उस सबका पोटेंशियल सेम होगा, उस सबका पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब BB का पोटेंशियल बराबर होगा BC का, तो विल इक्वल्स टू -20 वोल्ट। तो क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है एंड थोड़ा सा हार्ड है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी करो। आई थिंक इस क्वेश्चन को समझने में तकलीफ नहीं होगा। ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन हम लाएंगे। मैं बोला था आपको बच्चों, जेई को क्रैक करने के लिए आपको बेशुमार क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, कि जेई के पहले दिन आपको उस क्वेश्चन को देख के जाना है, उस क्वेश्चन को रगड़ के जाना है, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक और उसको समझ के जाना है, जैसे कि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बोर्ड में और जेई में। तो मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बच्चे होते हैं सच्चे, दिल के सच्चे, अकल के कच्चे। तो अकल के कच्चेपन को सही करने के लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिना टीचर्स के बच्चों का कोई वजूद नहीं होता। ये बहुत सारा सालों पहले हम लोग सुन चुके हैं। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। एज यू नो कि जेई का दूसरा नाम ही हार्डनेस होता है। बहुत सारा जोक्स भी आपने सुना होगा फेसबुक में, हार्डनेस कितना हार्ड, जेई लेवल, ठीक है। तो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज, तो हैज़ बीन टोल्ड, हैज़ बीन पोस्टेड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हार्डेस्ट क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके सामने, एक क्वेश्चन लेते हैं, V इक्वल्स टू x² y प्लस y² z। तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,1 पॉइंट, ठीक है। 1,0,1 पॉइंट पे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। So as a potential scalar quantity, we can say that there is no sign of I, J, K ना। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम छोटा सा एक और डेरिवेशन करेंगे। क्या है वो डेरिवेशन? हमें पता है बच्चों, डेल्टा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ये पता है ना, E इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। तो बच्चों E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और R भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं क्या, हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला गया है बच्चों, और उस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब क्या, एक बिंदु में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्या,
यूनिफॉर्म। एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज हो सकता है ना, एक पॉइंट से जब दूसरी पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा तब वो धीमे धीमे चेंज होगा, पर एक सर्टेन पॉइंट पे क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट इज हाउ वी कैन ट्रीट ई एज कांस्टेंट। और ई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे ई एक्स इंटू आई प्लस ई वाई इंटू जे प्लस ई जेड इंटू के। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड डायरेक्शन पे। कोई भी एक वेक्टर को हम आई जे के फॉर्म पे लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको पता है। वैसा ही किया हमने। इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का चैप्टर अच्छे से पढ़ो। हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगा, पर हमें पता ये बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं भी होगा अगर आपने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़े हो तो बच्चों डेल्टा आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों? डेल्टा आर को भी हम तीनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं dx इंटू आई प्लस dy इंटू जे प्लस dz इंटू के। dx इंटू आई इंटू dy इंटू जे इंटू dz इंटू के dr को, ठीक है बच्चों? dx इंटू आई प्लस dy इंटू जे प्लस dz इंटू के। अब बच्चों एक चीज बताओ, मान लो कि हमने d की जगह ले लिया क्या? d ले लिया। d लेके ही हम काम कर रहे हैं। d से काम करो, d से डेल्टा से कम करो, ठीक है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? d से कम करना। क्यों? क्योंकि इट इज द करेक्ट फॉर्मूला। डेल्टा हम कब लेते हैं? जब हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तब कोई भी दो पॉइंट के भीतर बहुत दूरी पे बहुत बड़ा डिस्टेंस के अंदर दो पॉइंट है, उस केस में हम डायरेक्टली ई डॉट डी आर कर सकते हैं, पर एप्रोप्रिएट है dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो बच्चों ई डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट, इसको अगर हम दोनों को इसके साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आएगा ex इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड, provided that it is not dot product because they are not vectors। ये भी लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर आपने एरो नहीं दिया, मतलब ये वेक्टर नहीं है, और ये डॉट लिखा मतलब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते थे क्लास 9 10 में 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 7 56, वैसे ही ये प्लेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो बच्चों ई डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं बच्चों dv equals to ex into dx plus ey into dy plus ez into dz। तो बच्चों ये सब हमने क्यों किया? पहले कंपोनेंट डिवीजन हम कैसे करते हैं वो चीज ध्यान रखना। आप कोई भी वेक्टर को कंपोनेंट डिवीजन करके लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था पोजीशन वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर में x एक्सिस को dx लिखा, पोजीशन वेक्टर y एक्सिस को dy लिखा, पोजीशन वेक्टर में z एक्सिस को dz लिखा। तो कोई भी वेक्टर को हम तीन कंपोनेंट में डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन तीन कॉपी में हमारे पास तीन डायमेंशन प्लेन होता है, टू डायमेंशन एक हाइपोथेटिकल फील्ड है, एक्चुअल में सारा चीज थ्री डायमेंशनल फॉर्म पे होता है। तो 3D इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर को इस्तेमाल करके हमने ये वाला फार्मूला को डिराइव किया। तो बच्चों इस फार्मूला को, ये वाला लंबा फार्मूला लिखने की जरूरत क्या था? इसके बाद एक चीज करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है V से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसीलिए क्या करना चाहिए बच्चों? हमें इतना सारा चीज को लेके क्या करेंगे? तो बच्चों हम पहले करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों? ये चीज पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ddx कर दो। विथ रेस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो बच्चों क्या आएगा आंसर? ddx ऑफ ये लंबा वाला टर्म, पूरे टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? एक चीज बताओ, पूरे टर्म को हम नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? जब हम x के रेस्पेक्ट में बच्चों अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, x जब हम कोई भी चीज को, देखो बच्चों, x पॉइंट के अलग लेके जाएंगे तो आपको पता है बच्चों उस केस में y एंड z कंपोनेंट क्या होता है? कांस्टेंट, पता है ना? जब आप कोई भी चीज को अलोंग x एक्सिस के अलग ले जाते हो
तो y एंड z कंपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दैट इज हाउ व्हेन x इज वेरिंग, व्हेन x इज dx मतलब क्या, x को हमने वेरिएबल लिया, व्हेन x इज वेरिंग y एंड z इज कांस्टेंट, व्हेन y इज वेरिंग कोई भी पार्टिकल को हम y एक्सिस के बराबर ले जा रहे हैं, इसका उसका क्या कंपोनेंट क्या कांस्टेंट रहता है बच्चों, पता है आपको कि x एंड z कांस्टेंट रहता है, हमने 3D पे पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर कोई भी पार्टिकल को आप z एक्सिस के अलॉन्ग ले जा रहे हो तो उसके पार्टिकल का कोऑर्डिनेट में सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आएगा, x और y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट इज व्हाई हम जब dx विद रिस्पेक्ट टू dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो हम वो कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू जब dx डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो कह सकते हैं हम कि dy एंड dz जीरो, क्योंकि y कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy क्या कितना, फाइनल y माइनस इनिशियल y कितना, जीरो, dy भी जीरो, dx भी dz भी जीरो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ex into dx only taken care of, only ex into dx care of, क्योंकि dy जीरो एंड dz भी जीरो, क्योंकि हम पार्टिकल को x को वैरी किया, बाकी दोनों को ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पता है ना बच्चों। तो बच्चों dx dx को काट के हमें मिलेगा ex, क्या मिलेगा बच्चों, ex। अच्छा इधर एक माइनस साइन था, माइनस साइन देना मैंने भूल गया, तो आगे एक माइनस साइन होगा, ये माइनस साइन कभी भूलना मत बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस साइन। तो आगे भी माइनस साइन आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन, तो dv dx इक्वल्स टू माइनस ex। सिमिलरली अगर हम विद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करें तो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करें तो आएगा सिमिलर केस आएगा बच्चों, सिमिलर केस आएगा, इसके आगे लिख सकते हैं कि dv dy इक्वल्स टू माइनस ey एंड dv dz इक्वल्स टू माइनस ez। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, हम कोई भी फॉर्मूले को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के अलोंग, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस के अलोंग, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के अलोंग, कंपोनेंट डिवीजन, जरूरी नहीं कि कोई भी वेक्टर अलोंग x y z एक्सिस में जा रहा हो, वो कोई भी डायरेक्शन पे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कंपोनेंट डिवीजन करो और ऐसे डिफाइन करो। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये फॉर्मूला आपका जेई वाला फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला आपका कोई काम का नहीं, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है इसका, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला से सब कुछ हम लोग सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला से ही हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कैसे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, वही हम देखेंगे। तो उसके पहले हमको क्या क्या चीज पढ़ना जरूरी है बच्चों इस क्वेश्चन को देखने के लिए, कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, वो जाके एक बार अच्छे से पढ़ो, अगर वो पढ़े नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बनाना चाहिए, तो हम बना देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये इसको इस केस में dy और dz क्यों जीरो हो गया बच्चों, क्योंकि जब हम x एक्सिस के लोग जाते हैं कोई भी चीज को ले जाते हैं तो उसका y कांस्टेंट रहता है, z कांस्टेंट रहता है, कोई भी चीज को y एक्सिस के लोग ले जाते हैं तो बाकी दो कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली अगर हम z एक्सिस के लोग जाएंगे तो बाकी दो कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, मतलब y पहले जो था बाद में भी सेम है। तो dy मतलब क्या, चेंज इन y, चेंज इन y क्या आएगा, हमेशा जीरो रहेगा, चेंज इन y क्या रहेगा बच्चों, हमेशा जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x के लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, दैट इज व्हाई ओनली ex is edx is taken care of. I hope everybody will get understand the question। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सब चीज की जरूरत था। अभी हम एक एक्चुअल इस क्वेश्चन पे आएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो क्या हुआ कि इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि ex इक्वल्स टू, बच्चों क्या करेंगे, ex का वैल्यू कितना, माइनस dv dx, माइनस dv dx। तो इस वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइन करो तो आएगा कितना बच्चों, माइनस 2x y प्लस 0, माइनस 2x y प्लस 0, क्योंकि देखो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे बच्चों तो y इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो y कांस्टेंट, जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z कांस्टेंट, आपको बोला था। तो बच्चों y कांस्टेंट तो बाहर आएगा, तो d dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x बाहर y है तो इसका मतलब हो जाएगा 2xy। फिर से करके दिखाएंगे क्या, देखो बच्चों d dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z, तो बच्चों y कांस्टेंट है तो y बाहर आएगा, तो d dx ऑफ क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस d dx ऑफ
वाई स्क्वायर जेड, तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x इनटू y हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर जेड क्या है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, इन दोनों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों ए भी कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका अल्टीमेट डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2xy। तो बच्चों ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग सब कुछ कर पाते हो। और हमें ex की कौन सी पॉइंट पे चाहिए बच्चों, ex चाहिए एट पॉइंट 1,0,1 पॉइंट पे, तो बच्चों 1,0,1 पॉइंट पे x कितना x1 एंड y कितना बच्चों y है 0, तो दैट इज हाउ आई सॉरी इसको 1,1,1,1 पॉइंट पे करो, क्योंकि 1,1,1 पॉइंट पे करो तब आपको समझ में आएगा, अगर 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 1,1,1 पॉइंट पे करेंगे तो क्या होगा बच्चों -2 न्यूटन पर मीटर, -2 हमें ex निकालना है ना, अरे ex मतलब क्या -2 इंटू I न्यूटन पर कूलम, -2 इंटू I। सिमिलरली ui मतलब कितना होगा बच्चों -g dy ऑफ v, तो d dy ऑफ v कितना होगा बच्चों -g dy ऑफ सिमिलरली ये वाला, तो इस केस में बच्चों x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z क्या करेंगे बच्चों, जब y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x पर कांस्टेंट है, x पर कांस्टेंट है ना बच्चों, तो x पर कांस्टेंट तो बाहर आएगा dy और dy ऑफ y हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस बच्चों जब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर है इधर y है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इस केस में z कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो dy स्क्वायर ऑफ dy कितना होगा 2y, तो हो जाएगा 2yz एंड ey एट 1,1,1 पॉइंट पे कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर निकालना है, तो हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 2 दूनी 4 3 -3j न्यूटन पर कूलम, -3j न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली Ez एट पॉइंट 111 कितना है बच्चों, एक बार में करके बताओ 111 पॉइंट पे कितना होगा बच्चों, Ez z के लिए 0 हो जाएगा, ये रहेगा मतलब हो जाएगा y स्क्वायर का ये 1 वैल्यू क्या होगा 1 यूनिट -1 k न्यूटन पर कूलम, एक बार में कर दिया, क्योंकि ये दोनों चीजें हम लोग को बार बार दिखा दिया। और इस थर्ड वाला खुद से करो और आंसर चेक करो कि -1 आ रहा है कि नहीं, -1 आ रहा है कि नहीं, -1 क्या आएगा आंसर, -1 क्या आएगा आंसर, ठीक है बच्चों -1 क्या आएगा आंसर। तो बच्चों अभी हम अल्टीमेटली ई का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कंपोनेंट डिवीजन हमने किया था, हमें पता है कंपोनेंट डिवीजन हमने किया था, तो कंपोनेंट डिवीजन से ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट डिवीजन से ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई वैल्यू ई वेक्टर का वैल्यू होता है बच्चों -2y -3j -k न्यूटन पर कूलम आ गया। पहले -2 का ही आया, उसके बाद -3j आया, उसके बाद माइनस क्या आ गया, हो गया ई वेक्टर। तो बच्चों ई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछा है आपका, अगर क्वेश्चन में ई वेक्टर पूछा है तो ये आंसर है। अगर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है तो बच्चों तब क्या करेंगे, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, रूट अंडर -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4 और 9 4 13 14 रूट 14 यूनिट। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 14 यूनिट। तो इसी तरीके से हम लोग ये टॉपिक को खत्म करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, द रिलेशनशिप बिटवीन E and V. Thank you very much. God bless you all.